हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 8 दिसंबर 2019 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर हो तो। ठीक है, तो कोई क्या है, एक घनाभकार गोदाम है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, घनाभकार डिब्बे, जिनकी डायमेंशन दी हुई है 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो इन सभी का बॉक्स का जितने भी रखे जाएंगे उनका वॉल्यूम मिलाकर पूरा किसके बराबर होगा, इस पूरे गोदाम के वॉल्यूम के बराबर होगा, मतलब आयतन के। तो मान लेते हैं कि कितने डिब्बे रखे जाएंगे, n डिब्बे रखे जाएंगे, तो n इंटू इन छोटे डिब्बों का वॉल्यूम V1 मान लेते हैं इसको, इजिकल टू किसके बराबर होगा, उस बड़े वॉल्यूम के, मतलब गोदाम के वॉल्यूम के बराबर, मतलब आगे आयतन के। और ये शेप कैसी, घनाभकार, तो घनाभकार आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। इसका भी ये होगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, इसको L1, B1 और H1 मान लेते हैं। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n क्या है, छोटे जो घनाभकार डिब्बे हैं उनकी संख्या। तो n इजिकल टू L इंटू बी इंटू एच अपॉन L1 इंटू B1 इंटू H1 इजिकल टू L कितना दिया हुआ, 56 मीटर इंटू 42 मीटर इंटू 10 मीटर, और ये कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर, 2.8, 2.5 और 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे और वो 100 चला जाएगा ऊपर। अब इसको बस हमें सॉल्व करना है, पॉइंट हटा के एक 10 और लगा लेंगे, इसका पॉइंट हटा के भी एक 10 और लगा लेंगे। ठीक है, 28 2 ज़ा 56 बचा 25, तो 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 से 5 2 ज़ा, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 6 ज़ा 42, तो कितना हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 और 2 ज़ीरो बचेंगे, तो कितने डिब्बे आ जाएंगे उसमें, 4800 डिब्बे आ जाएंगे, 4800। 4800 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर परिधि 528 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, हमें दी हुई है बेलन के आधार की परिधि और उसकी ऊंचाई, तो हमें निकालना है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन की शेप क्या होती है, बेलन की शेप इस तरीके से होती है, नीचे और ऊपर से वो सर्कल की शेप में होता है, और ठीक है, और ये इसकी हाइट होती है h। ठीक है, तो हमें आधार की परिधि दी हुई है, मतलब इसकी वैल्यू दी है कितनी, 528, तो किसकी वैल्यू, अगर इसकी त्रिज्या r है तो हमें 2 पाई r की वैल्यू दी हुई है 528। ठीक है, और हाइट दी हुई है 2 मीटर, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और जो हमें निकालना है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है मीटर क्यूब में, मतलब आयतन जो निकालना है वॉल्यूम वो निकालना है मीटर में। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि जो इसका बॉल बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो हमें पाई की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, तो r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 22/7 इंटू r इजिकल टू 528। 11 2 ज़ा 11 से कैंसिल करेंगे, 11 4 ज़ा 44, कितना बचेगा 6 और 2 8, 11 8 ज़ा 88, 2 2 ज़ा 4, 4 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स, और ये आर इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 7 ज़ा 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.84 मीटर। ठीक है, आर की वैल्यू मिल गई मीटर में और एच की वैल्यू ऑलरेडी मीटर में दी हुई है, तो आयतन होता है बेलन का पाई r स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की 0.84 मल्टीप्लाई 0.84 इंटू एच, मतलब कि 2, पॉइंट हटा के नीचे 100, पॉइंट हटा के नीचे 100, 7 से कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जो भी आएगा उसमें इसका 100 और 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना बचेगा 22, और 12 की 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 2 से 24 और 84, नीचे कितना बचेगा 100 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। पहले 22 की कर लेते हैं 24 में। ठीक है, 24 इंटू 22, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 8 4 और 8 12 का 2, हासिल 1 4 और 1 5, 528 इसमें करनी है हमें 84 की मल्टीप्लाई,
8 चौक 32 का 2, 3, 4 दूनी 8, 3 11, हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21। 8 की करेंगे तो 8 टोटल 64 का 4, हासिल 6, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 6 22 का 2, हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 2 4 और 1 5, 2 और 1 3 और ये कितना 2 और 2 4 और 4, ठीक है, आ गया 44,352 और नीचे कितना है 10,000। जब 10,000 का डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करके 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 4.4352 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा उस बेलन का आयतन जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था 4.4352, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 7.2 और 8.8 सेंटीमीटर है, तो इस विकर्ण की लंबाई क्या है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कोई चतुर्भुज है, कैसा चतुर्भुज है हमें नहीं पता, इस तरीके से बना लेते हैं कोई कैसा भी, ABCD, उसके एक विकर्ण पर, एक विकर्ण AC मान लिया, उसके सम्मुख से डाले गए सम्मुख शीर्षों से, सम्मुख शीर्ष हो गए D और B, यहाँ से डाले गए परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया ये और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया ये, ठीक है। तो इनकी लंबाई कितनी है 7.2 और 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में। तो हमें बताना है कि जिस विकर्ण पर लंब डालें उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। अगर इसको विकर्ण को देखा जाए तो विकर्ण AC इस चतुर्भुज को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में, ठीक है, एक ADC और एक ABC। अगर हम इसको देखें ADC को, ADC और ये इस पर परपेंडिकुलर है 7.2, ठीक है। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाइट परपेंडिकुलर वाली जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो बेस कितना है AC, इसी तरीके से हम इसका भी निकाल लेंगे क्या क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर इन दोनों का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे तो टोटल चतुर्भुज के बराबर हो जाएगा, टोटल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो हम त्रिभुज का निकाल के दोनों का प्लस करके और उसके क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे जो कि 227.2 दिया गया है क्वेश्चन में। तो हाफ इंटू बेस तो दोनों का सेम ही है, AC इंटू हाइट, हाइट एक की H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके बस हमें AC की वैल्यू निकालनी है, हाफ AC 7.2 प्लस 8.8 इज इक्वल टू 227.2, इनको प्लस करेंगे 7 8 और 10 की 0, कैरी 1, 7 8 15 और 1 16, तो 16.0 इंटू हाफ इंटू AC, 2 से कैंसिल करेंगे 16 को 8 टाइम्स, तो 227.2, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 227.2/8, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी AC की, डिवाइड करेंगे तो 8 से 8 दूनी 16 बचेगा 6, 67 मतलब 8 8 8 जा 64, 3 बचेगा मतलब पॉइंट, तो 32, तो 8 4 जा 32, 28.4 सेंटीमीटर आ गई उस विकर्ण की लंबाई, ठीक है। ये हमने करा कैसे कि दो त्रिभुज बनना है जिनके हमें लंब की यानी कि ऊंचाई पता है, तो उन दोनों का एरिया प्लस कर दिया, इन दोनों का एरिया प्लस करेंगे तो किसका, पूरे चतुर्भुज का एरिया बन जाएगा, और वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 227.2, ठीक है। या इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, इसको H1 मान लो, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट H2, जो किसके बराबर थी 227.2 के हाफ इंटू बेस, ठीक है। दोनों में बेस AC है, क्योंकि दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा बनेगा AC और B, ठीक है, B से ही दी हुई है क्योंकि उसकी हाइट हमें, तो AC को ही लेना पड़ेगा दोनों में बेस, तो बेस AC कॉमन ले लिया तो क्या बचा H1 प्लस H2, या इसको आप फॉर्मूले के फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी भी एक डायगोनल पे या विकर्ण पे परपेंडिकुलर डाले हुए हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से या शीर्ष से, तो उसका क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ वो डायगोनल इंटू परपेंडिकुलर की संख्या, मतलब उनका सम, जो भी परपेंडिकुलर डाले गए हैं उनका सम, मतलब कि H1 प्लस H2, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ गया 28.4, मतलब ऑप्शन A सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 8 इंटू 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 9x माइनस 8
है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, पहले हमें यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद जो भी x की वैल्यू आएगी वो इस पॉलिनोमियल में रख देनी है या एक्सप्रेशन में रख देनी है, तो वहाँ से इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब जो हमें दिया हुआ उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 3x प्लस 4 माइनस 8 6x प्लस 7 इजिकल टू 9x माइनस 8। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15x प्लस 5 4 20 माइनस 8 6 48x और 8 7 56, वो भी माइनस के 9x माइनस 8। 15x और 48x, तो कितने बचेंगे, 8 में से 5 3, 4 में से 1 3, 33x, वो भी कितने बचेंगे, माइनस के, प्लस के 20 माइनस के 56, तो कितना बचेगा, माइनस के 36 इजिकल टू 9x माइनस 8। अब ये 33x इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, माइनस के 36 ये बचे और इस 8 को इधर ले आएंगे तो प्लस के 8 इजिकल टू 9x प्लस 33x। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 36 और प्लस के 8, तो कितना बचेगा, माइनस के 28 और ये कितना हो जाएगा 33 और 9 14 हो जाएगा 42x। ठीक है, अब इसे कैंसिल कर लेंगे हम 7 से, 7 6 जा 7 4 जा और 2 2 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 2 और ये 3 डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो माइनस के 2/3। ठीक है, माइनस के 2/3 आ गई। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो इसका फॉर्मूला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बस हमें इसकी वैल्यू रख देनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 2/3, माइनस के 2/3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। उसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम लेंगे 1 3 माइनस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो माइनस 5/3 का होल स्क्वायर, तो माइनस 5 का करेंगे तो 25/9, तो 25/9 वो भी प्लस के, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बस हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब a इजिकल टू 1 b इजिकल टू -3 तथा c इजिकल टू -2 हो तो a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए प्लस बी का बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये बताना हमें। ए बी सी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, पहले तो यहाँ इसमें वैल्यू प्रोडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 1, फिर 1 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस के 9 हो जाएगा, फिर प्लस के सी मतलब कि माइनस के 2, फिर प्लस बी स्क्वायर इसकी रखेंगे। अब इसमें बी स्क्वायर मतलब 9, ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर फिर 9 और सी स्क्वायर प्लस के 4 माइनस सी यहाँ है और -2 है, तो माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा और ए 1 और बी स्क्वायर कितना है 9 हो जाएगा प्लस का। अब इनको प्लस कर लेना, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यही नंबर आएगा, तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9 9 और 1 10, 10 में से 2 गए 8 प्लस 9 1 10, 10 और 4 14, 14 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 9, अभी ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 9 और 1 10, 10 दूनी 20, तो कितना हो जाएगा 14 9 से 14 में कितना होता है 126 प्लस 8 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 146, 20 ऐड करेंगे तो और फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 154। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस ए बी सी की वैल्यू पुट करनी थी और कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है एक्सप्रेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताना है कि किसके बराबर होगा। उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे क्या, कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस वाले में प्लस होता है एक्स वाई के साथ। तो अगर यहाँ पहला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ फर्स्ट टर्म, ये क्या है, ये एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बनना है यहाँ पर, तो इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और दूसरा वाला देखेंगे तो वो किसका फॉर्मूला बन रहा है, वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है,
अब थर्ड है एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ये दिया हुआ एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो ये थर्ड वाली टर्म है यहाँ से लेकर नीचे तक, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब, बाहर माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। फिर एक्स की इसमें करेंगे तो माइनस के, और माइनस बाहर है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। फिर वाई की करेंगे एक्स स्क्वायर में तो माइनस के वाई एक्स स्क्वायर। फिर वाई की वाई स्क्वायर में करेंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस के वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब से कैंसिल, माइनस के वाई क्यूब प्लस के वाई क्यूब से कैंसिल, तो यहाँ बचा एक्स क्यूब ये वाला, उसके बाद वाई क्यूब प्लस के वाई क्यूब और प्लस के एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऑप्शन में देखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गई क्योंकि इनमें माइनस है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये बच रहा है हमारे पास, और जो टर्म बच रही है, हाँ, इसके बाद प्लस की टर्म, इसमें से कुछ कॉमन लेकर प्लस की टर्म बनानी है। दोनों ऑप्शन में देखेंगे तो प्लस है, तो यहाँ प्लस वाली टर्म पहले इसी से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से एक्स और वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, वाई, और यहाँ क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये कर रहा है ऑप्शन वाई माइनस एक्स, मतलब कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा, ठीक है। पहले माध्यक निकालना हमें, मीडियन, बहुलक मोड और परिसर रेंज निकालनी है, उसके बाद निकालना हमें इन तीनों का माध्यक। तो सबसे पहले इनको जो डाटा दिया हुआ है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सबसे छोटा 0 असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 9, उसके बाद 11, 9 से पहले 8 भी है तो 8 आ जाएगा 9 से पहले, 11 के बाद 11 2 बार है तो उसे 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 11 के बाद 17 और 18, 17 और 18 एक बार, 17 और 18, 18 के बाद 20 एक ही बार है, 20 के बाद 24 एक बार है, 24 के बाद 25 1 2 3 बार 25 1 2 और 3 बार 25 हो गया। 25 के बाद 29 एक बार है और 2 बार 30, 29 एक बार और 2 बार 30, 2 बार 30 और 30 के बाद एक बार 44 और एक फिर लास्ट 50, 44 और लास्ट 50। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, सभी हो गए। और सबसे पहले निकालते हैं परिसर रेंज, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज या इसको हिंदी में बोलते हैं परिसर, तो वो निकालते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम जो भी डाटा दिया हुआ है माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम दिया हुआ कितना 50, उसमें से 5 मिनिमम कितना है 0, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 50, मतलब कि 50, ठीक है। रेंज निकल गई। अब निकालते हैं माध्यक, माध्यक निकालते हैं। माध्यक से पहले निकाल लेते हैं बहुलक यानी कि मोड, ठीक है, मोड या बहुलक, ठीक है। बहुलक कैसे निकालते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया, 25, जो कि 3 बार आया हो, तो मोड कितना हो जाएगा 25, ठीक है। दो चीज़ें निकाल गई। अब लास्ट बचता है क्या, मीडियन या माध्यक। मीडियन या जिसे हिंदी में बोलते हैं माध्यक, वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या, कि जब नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि पदों की संख्या अगर इवन है, ठीक है, इवन मतलब सम है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2th टर्म, मतलब कि n अपॉन 2वां पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है। इनका एवरेज निकालना मतलब कि अपॉन 2। और दूसरा, अगर n ऑड है, ऑड मतलब विषम है, तो कैसे निकालते हैं, तो निकालते हैं m मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है क्वेश्चन में, 17, 17 मतलब ऑड है, तो सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। सेकंड वाला फार्मूला मतलब n प्लस मतलब 17 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, तो 17 और 1 18,
18 मतलब कि 18.2 9th टर्म, तो इसका जो मीडियन होगा वो होगी 9th टर्म। तो 9 टर्म तो देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। 9 टर्म कब चेक करनी है, जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा हो उसके बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने 24, तो 9 टर्म हो गई 24, तो मीडियन कितना हो गया 24, ठीक है। मैं अब तीनों चीज़ें मिल गई। पहला क्या रेंज मिली 50, उसके बाद बहुलक मिला कितना 25 और मीडियन मिला 24, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका माध्य, माध्य या मीन। तो वो क्या होता है, वो होता है पदों का योग, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग मतलब 50 + 25 + 24 और अपॉन पद कितने 1 2 और 3, ठीक है। 3 चीज़ें हैं तो 3 पद हो गए, अपॉन 3 इजिकल टू 50 और 25 75 और 24 99 हो जाएगा, अपॉन 3 मतलब कि इसका जो माध्य हो जाएगा मीन हो गया उधर जाएगा 3 3 जा 3 3 जा तो 33, तो इसका आंसर हो जाएगा 33, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गणितीय प्रमेय है, ठीक है। गणितीय प्रमेय क्या है, एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उपपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। उपपत्ति मतलब कि उसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। जो भी थ्योरम्स होती हैं हमारी सभी थ्योरम्स का, मैथमेटिकल थ्योरम्स का प्रूफ होता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं होती, ठीक है। ये भी गलत है क्योंकि उसकी सत्यता की जानकारी होती है, मतलब कि उसका प्रूफ होता है तो सत्यता की पूरी जानकारी होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक कथन है जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है, ठीक है। इज ए स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ, ठीक है। जो उसका प्रूफ होता है वो सफिशिएंट होता है, मतलब इसमें सफिशिएंट होता है लेकिन इसमें लिखा है विदाउट सफिशिएंट, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है, या ए स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द एक्सियम्स, ठीक है। ये बात सही है क्योंकि उसे लॉजिकल रीजनिंग के द्वारा या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे उसे प्रूफ किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तुओं के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी, यह अभिगृत जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया था, ठीक है। ये किसने दिया था स्टेटमेंट, तो ये दिया था यूक्लिड ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि किसने दिया था ये स्टेटमेंट, यूक्लिड ने, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। किस में किया जा सकता है, प्रोजेक्ट्स में, परियोजना में, फील्ड ट्रिप्स में, क्षेत्र भ्रमण में, एनसीडोटल रिकॉर्ड्स या वर्णन अभिलेखों में, ओलंपियाड में, ठीक है। तो ये केस में किया जाता है इसका आकलन प्रोजेक्ट्स में और फील्ड ट्रिप्स में, ठीक है। फील्ड ट्रिप्स मतलब क्षेत्र भ्रमण, जो कि मतलब इसे प्रैक्टिकल कह सकते हैं, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। ए और बी मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ द्वारा, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, या काउंटर पॉजिटिव प्रूफ, या प्रूफ बाय इंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि दो समपूर्णांकों का मतलब दो सम इंटीजर्स का योग सदैव सम होता है, ये हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या है कि कोई भी दो समपूर्णांक ले लेंगे, जैसे कि 2 और 4, ठीक है। इनका सम करेंगे योग, तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 6 भी क्या है, एक सम है, सम मतलब इवन इंटीजर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से प्रूफ करना मतलब कि वो डायरेक्ट प्रूफ कर दिया हमने, इसके लिए किसी कॉन्ट्राडिक्शन की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है, विजुअलाइजेशन, ट्रांसपोजिशन, मेमोराइजेशन, जनरलाइजेशन या एस्टिमेशन, ठीक है। तो मेमोराइजेशन मतलब कि याद करना, तो वो तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हटा ही दीजिए, ऑप्शन सी को हटा देंगे, तो ऑप्शन सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और बस एक में नहीं है, ऑप्शन डी, तो वही आंसर सही हो जाएगा। मतलब क्या कि विजुअलाइजेशन को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ट्रांसपोजिशन को भी, जनरलाइजेशन को भी, और
एस्टिमेशन को भी मतलब कि अनुमान लगाना, तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? न्यूनतम मतलब सबसे कम होगी। किसमें होगी? विवेचनात्मक विचार मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, जिसमें बच्चे कम सोच समझ पाए, वो कौन सा होगा न्यूनतम संभावना, वो बताना है। तो पहला है कि समीकरण 7x+3 = 24 को निरूपित करने वाली कोई दो स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। ठीक है, पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन से में न्यूनतम होगी। एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का आयतन 3.85 सेंटीमीटर परिकलित किया, यानी कि निकाला, तो उसने क्या गलती की इसमें। और थर्ड, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और लास्ट 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे कम किस में होगी? सबसे कम होगी ऑप्शन बी में। ठीक है, वो क्यों होगी? क्योंकि एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय शंकु बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर का आयतन इतना निकाला, तो उसने कहाँ गलती की? ठीक है, उसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बस उसको उसमें गलती ढूंढनी है, अपना कुछ उसमें इंगेज नहीं करना है, मतलब अपना कुछ ज़्यादा वो नहीं करना है इन्वॉल्वमेंट, बस उसने जो सॉल्व किया उसको चेक करना है। ठीक है, और बाकी सब में उसमें अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेखित है? ठीक है, सभी के लिए गणित जो है उसका उद्देश्य क्या है कराने का, उसका हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, मतलब बेस्ट ऑप्शन होगा। पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्नों केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। ठीक है, नहीं होने, सिर्फ केवल नहीं होने चाहिए, सभी तरीके के होने चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टता पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि सभी के लिए गणित का क्या मतलब है कि जो अभी तक सामाजिक समूह और गणितज्ञ थे उन्होंने क्या क्या मैथ्स को दिया, या क्या क्या मैथ्स में चीज़ें होती हैं उनका जो योगदान दिया, उनके बारे में सबको पता होना चाहिए, तो इसलिए उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। गणित में निपुण मतलब कि टैलेंटेड विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। एकाकीपन मतलब अलग शिक्षण देना चाहिए, तो अलग नहीं देना चाहिए, सबके साथ देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और लास्ट वाला क्यों नहीं होगा? यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए ही है। ठीक है, गणित का महत्व सभी के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी? ठीक है, गणितीय कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए मतलब कि इफेक्टिव बनाने के लिए क्या सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। ठीक है, तो मूर्त विषय है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को सभी तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों को कुशलता से बोर्ड पर निरूपित करना चाहिए। समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित, ठीक है, हतोत्साहित तो नहीं करना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। और सिर्फ कुशलता से बोर्ड पर निरूपित कर दिया, सिर्फ निरूपित नहीं करना, उसको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन वो क्या होगा कि एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न मतलब एक से ज़्यादा तरीकों को प्रोत्साहित मतलब इनकरेज करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ठीक है, वांछनीय मतलब क्या है? डिजायरेबल, तो हमें बताना कौन सी वांछनीय है कि प्रारंभ से ही सटीक परिकलन को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थी को प्रारंभ में दो विमाओं वाली आकृतियों के आयतन की जानकारी देना। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो प्रोत्साहित करना है तो पॉजिटिव वर्ड, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्याजे के अनुसार
पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है वो बताना है। तो ज्यामितीय बोध की प्रगति, प्रोग्रेस मतलब कि ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्कसंगत क्रम में। ठीक है, तो इसका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ऐतिहासिक क्रम में तो होती है लेकिन तर्कसंगत क्रम में भी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको तर्कसंगत मतलब कि लॉजिकल ऑर्डर में। तो इसका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि माइनस के 12 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 20 डिवाइडेड बाय -4 माइनस के 24 डिवाइडेड बाय 8 -16 डिवाइडेड बाय -2 इजिकल टू -28 डिवाइडेड बाय 7 प्लस एक्स है, तो एक्स का मान। ठीक है, इसे हमें पहले सॉल्व करना है, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ बॉड मास रूल को फॉलो करना है। ठीक है, बॉड मास रूल क्या होता है, बॉड मास, ठीक है, 20 से मतलब ब्रैकेट। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होती है एक साथ सारे ऑपरेशन आ जाते हैं, उनको सॉल्व करने का ये क्या है, ऑर्डर है। तो ओ मतलब ऑफ, या हिंदी में जिसे आ जाते हैं का, डी मतलब डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन मतलब कि सम प्लस, और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सबसे हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ब्रैकेट में भी हमें ऑर्डर ध्यान देना है। ठीक है, ब्रैकेट में भी कई तरीके के ऑर्डर होते हैं, तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है ये। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट होगा जिसे बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। उसके बाद सेकंड नंबर पर इस तरीके का ब्रैकेट जिसे बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद थर्ड इस तरीके से बना हुआ जिसे बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं इस वाले सिंबल को जिसे बोलते हैं बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का ऑर्डर भी ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे ब्रैकेट एक ही दो ब्रैकेट दिए हैं बस, एक स्मॉल और एक बिग। तो सॉल्व करते हैं, -12 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, क्योंकि ये बाहर है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस के 12 माइनस के 3 प्लस के 36 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस के अंदर यहाँ डिवाइड भी है माइनस भी है, तो पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो -4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो माइनस के 5, फिर ये वाला माइनस आ जाएगा माइनस, फिर 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस बाहर है। फिर माइनस, अब यहाँ पर डिवाइड एक ही सिंबल है इस वाले ब्रैकेट में, तो -2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो माइनस के 8 इजिकल टू 7 से 28 को डिवाइड करेंगे माइनस के 4 प्लस के x। तो ये कितना हो जाएगा, -3 प्लस के 2, तो 36 -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 8 इजिकल टू -4 प्लस x। तो 32 से इसको पहले माइनस कर लेते हैं, माइनस के 2 प्लस के 8, तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 6, और प्लस के 6 बचेगा, प्लस के 6 को 36 में ऐड करेंगे तो प्लस के 42, और ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा इजिकल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 + 4 इजिकल टू 46। तो 46 मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 8 अंकों वाली संख्या इतने 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान क्या होगा। ठीक है, 8 अंकों वाली है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर x और y जो है एक डिजिट का काम कर रहे हैं, तो हमें पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है और फिर यहाँ हमें पुट कर देनी है, तो 3x + y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो उसे करने के लिए पहले कि हमें क्या पता होना चाहिए कि कोई नंबर 88 से डिवाइड हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, तो उसकी क्या वो होगी, क्या कंडीशन होगी। तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उसकी कंडीशन होगी कि वो नंबर पूरा 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी। ठीक है, दोनों नंबर से पूरा कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों नंबर से हो रहा है तो हम कन्फर्मली कह सकते हैं कि वो 88 से भी होगा। ठीक है, तो इस नंबर को लिख लेते हैं 30x0867y। ठीक है, पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 8 की क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट से जो भी नंबर बनता है वो कम्प्लीटली अगर डिवाइड हो रहे हैं लास्ट की 3 डिजिट से बना नंबर 8 से, तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 67y। अब 67y है, 67y, तो 67y की जगह क्या नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 इस तरीके से हो सकता है y की तरह, इस तरीके से 679 तक। तो हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 से 67y, मतलब 670 से लेकर 79 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64,
7 में से 4 3। ठीक है, अब y की जगह क्या नंबर होना चाहिए, मतलब ये नंबर क्या होगा 30 से लेके 39 तक होगा। अगर y की जगह 0 1 2 3 4 डैश 9 तक पुट करेंगे तो 30 से 39 के बीच में बनेगा कोई भी नंबर यहाँ पर। ठीक है, तो क्या नंबर है जो इनके बीच में है और वो 8 से डिवाइड हो सकता है, तो वो क्या है, वो है सिर्फ 32। ठीक है, 8 4 32, तो y को क्या होना पड़ेगा, y को होना पड़ेगा 2। ठीक है, 8 4 32, तभी तो पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो पाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि y की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, y की वैल्यू तो मिल गई। अब x की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए फिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, तो इससे क्या नंबर हो गया 30x 08 6 7 और 2। y की वैल्यू 2 मिल गई, y की जगह हमने 2 पुट कर दिया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वो क्या कहता है कि जो ऑड प्लेस पर डिजिट हैं, ऑड प्लेस पर मतलब 3x 8 7, ठीक है, इनका सम, और जो इवन प्लेस पर हैं 0 0 6 और 2, इनका सम। ठीक है, फिर इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जो 11 से डिविजिबल हो, जैसे कि 11 22 33 इस तरीके से। तो इनका सम कितना आएगा 3 + x + 8 + 7, तो 8 7 15 और 3 18 + x, और इनका कितना आएगा 0 + 0 + 6 + 2, तो 8। ठीक है, तो 8 आ गया, तो इसको यही ज़्यादा होगा 18 + x, क्योंकि तो 8 है, इसमें से -8 करेंगे इनका डिफरेंस निकालने के लिए, तो 10 + x। अब x की वैल्यू 0 से लेके क्या हो सकती है, 0 से लेके 9 तक हो सकती है, मतलब कोई भी डिजिट 0 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अब ये नंबर 11 से डिविजल होने के लिए क्या कंडीशन है कि या तो 0 हो इनका डिफरेंस, ठीक है, या ऐसा नंबर हो जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो 0 तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ x 10 + x की वैल्यू ज़्यादा 0 हो जाएगी सबसे कम, तब भी ये 10 ही रहेगा। तो अब इसमें अगर x की वैल्यू सभी को पुट करें तो क्या नंबर बनेगा 10 से लेके, और ये बनेगा 10 11 या 19। ठीक है, अब 10 से लेकर 19 तक सिर्फ एक ही नंबर है जो 11 से डिवाइड हो सकता है, 11। ठीक है, उसे 11 होने के लिए x की क्या वैल्यू हो जाएगी 1, तो y की वैल्यू थी 2 और x की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, x और y की वैल्यू मिल गई हमें, x और y की वैल्यू मिल गई, तो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू थी 1, तो 3 × 1 + y की वैल्यू 2, तो 3 + 2 = 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इस बार भी बॉड मास रूल ही लगाना है, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस बार फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले साइड में लिख लेते हैं। ये है क्या 6 होल 2/3 डिवाइड 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 3/4 माइनस 5 होल 1/2 मल्टीप्लाई 4 होल 1/4 प्लस 1 होल 2/3 के मल्टीप्लाई में 7/8 प्लस 3/4 प्लस 2/3। ठीक है, इसकी पूरे की वैल्यू बतानी है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में भी चेंज कर लेना, ये शायद मिस प्रिंट हो गया, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो अब इसको चेंज करते हैं, पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो इधर पहले यहाँ क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो ऊपर न्यूमरेटर होता है उसको प्लस करते हैं। जैसे 6 3 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 और अपॉन में 3 रहेगा। फिर डिवाइड 2 2 4 और प्लस 1 5/2 मल्टीप्लाई 4 दिया 12 और 3 15/4 माइनस के 5 दूनी 10 और 1 11/2 मल्टीप्लाई 4 चौक 16 और 1 17/4। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 1 जा 3 और 2 5/3 मल्टीप्लाई में 7/8, ऐसे कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 4 को 1/2, तो प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ ब्रैकेट है और डिवाइड, तो ब्रैकेट तो अलग सॉल्व हो जाएगा, अलग है, और इधर डिवाइड को भी सॉल्व कर लेंगे साथ के साथ। 20/3 डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और जो भी फ्रैक्शन है जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 15/4 माइनस 11 की 17 में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 11 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करनी है, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि जैसे 17 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 और 7 लिख लिया। अब इन दोनों का सम कर दो, 7 और 1 का सम कितना हुआ 8। ठीक है, तो 11 से 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वह कितना आ जाएगा 187/2 4 ज़ा 8 प्लस 5/3 ऐसे रहेगा, 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा 7 और 2 4 ज़ा 4 की मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से 5 3 ज़ा 3 से 3 कैंसिल, 4 से 5 टाइम्स,
तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10 बचेगा यहाँ से, -187/8 + 5/3 मल्टीप्लाई 7×4 = 11/8। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 - 187 प्लस कितना हो जाएगा 55/24 और नीचे 8। ठीक है, अब नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा इन तीनों का, 24 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 240 -8 3 रहे हैं, 3 की करेंगे, 3 7 21 2 3 3 8 24 और 2 26 का 6 हासिल 2 3 कम 3 और 2 5 प्लस यहाँ किसी की नहीं करेंगे 55। तो प्लस का कितना 240 और 55, 240 और 55 तो कितना हो जाएगा 295 प्लस का और माइनस का 561। तो 561 में से 295 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6, 11 में 5 6, यहाँ बचेगा 5 इधर कैरी 1 तो 15 में से 9 6 बचेगा 4 में से 2 गए तो 266/24 266/24 ये होगा माइनस के। ठीक है, अब कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लेंगे, 2 से हो जाएगा 2 से 12 टाइम्स 2 से 133 माइनस के 133/12 तो 12 से डिवाइड कर लेंगे 133 को, 12 1 ज़ा 12 बचेगा 1 13 12 1 ज़ा 12 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 11 होल 1 रिमाइंडर तो ऊपर /12 माइनस के 11 होल 1/12। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, माइनस के 11 होल 1/12। नेक्स्ट, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। ठीक है, अभाज्य युग्म मतलब ट्विन प्राइम्स, और ट्विन प्राइम्स का क्या मतलब कि ऐसे प्राइम जिनका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, तो कितने होंगे 1 से 100 तक के वो बताने हैं। ठीक है, तो 1 से 100 तक कितने प्राइम्स होते हैं वो पता होने चाहिए हमें, टोटल होते हैं 25। ठीक है, अब 25 कैसे होते हैं तो उसके लिए क्या याद रखना है कि 44 का हाफ करेंगे 22 में 10 ऐड कर दीजिए 32 और फिर 22 के बाद क्या आता है 23 और 22 से पहले क्या आता है 21। ठीक है, अब ये नंबर क्या है, ये नंबर है कि 1 से 10 के बीच में 4 होंगे, 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 2, इस तरीके से। तो 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम्स होंगे 2 3 5 और 7 हो गए 4। फिर 10 से 20 के बीच में भी 4 होंगे तो वो क्या होंगे 11 13 17 और 19। और फिर 20 से 30 के बीच में 23 और 29 2 और 2 ही होंगे 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 का मतलब 31 और 37। ठीक है, और 40 से 50 के बीच में 3 होंगे, 3 कौन से 41 43 और 47। 40 से 50 हो गए, 50 से 60 के बीच में 2 होंगे, वो क्या होंगे 53 और 59। उसके बाद 60 से 70 कितने होंगे 2, वो 2 क्या होंगे, एक तो 61 और क्या होगा 67। उसके बाद 70 से 80 कितने होंगे 3, एक तो होगा 71 73 और 79। फिर कितना होगा कि 70 से 80 से 90 भी 2 होंगे, 81 नहीं 83 और 89 और हाँ ठीक है। और लास्ट कितना बचता है 90 से 100 के बीच में होगा एक वो क्या होगा 97। ये हो गए 1 से लेकर 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर्स थे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि किन प्राइम्स के बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, पहले एक तो ये होगा 2 और 3, तो हमें कितने जोड़े हैं ऐसे वो बताने हैं 2 और 3। फिर 3 और 5 सॉरी 2 और 3 नहीं है, 3 और 5 और 7। उसके बाद 11 और 13 उसके बाद 17 और 19 उसके बाद 41 43 और कौन से होंगे 71 73 होंगे 6। और कौन से होंगे 59 61 और 41 43 29 और 31। ठीक है, 29 और 31 तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने पेयर हो गए
8, तो 8 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 21,168 इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c है, जहाँ a b c प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या होगा। ठीक है, पहले हम यहाँ से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके a b c की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसे यहाँ पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 21,168। 21,168 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 1 2 ना जाने की 0, 11 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 2 8 16, 2 4 अब भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 2 2 4, 1 बचेगा 18, 2 9 2 2 अभी भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 1 2 6 2 4 2 6 अब भी 2 से हो जाएगा, 2 1 2 3 2 2 2 3 ठीक है। अब 1 से नहीं, सॉरी 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा, ये 3 3 6 और 3 9। ठीक है, 3 से हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, तो 3 4 12, 3 4 12 और 3 1 3, 4 4 8 और 1 9, अब भी 3 से हो जाएगा, 3 1 3 14, 3 4 12, 2 3 7 21, 4 7 11 12, 3 से अब भी से हो जाएगा, 3 4 2 27, तो 3 9 9 4 13, 3 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा, 7 7 और 7 1 ठीक है, तो 2 कितने बार है, 3 4 बार, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 है 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 इंटू 7 है 2 टाइम्स, तो 7 की पावर 2। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2 की पावर a और यहाँ पर 2 की पावर 4, तो a की वैल्यू 4, b की यहाँ 3 की पावर b, यहाँ 3 की पावर 3, तो b की पावर b इज इक्वल टू 3, यहाँ 7 की पावर 2 और 7 की पावर c, तो c की पावर 2। ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पुट कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 4 b की वैल्यू 3, तो 5 3 प्लस 2, c की वैल्यू 16 माइनस 15 प्लस 2, 16 में से 15 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 28 20 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता रहता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, पहले तो हमें वो नंबर निकालना पड़ेगा कि जो इन सभी नंबर से डिवाइड करें तो हर बार 5 रिमाइंडर हो बचे। ठीक है, और फिर उस नंबर के अंकों का योग बताना है। तो पहले इनसे वो नंबर निकाल लेंगे क्या, जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और उसमें 5 और ऐड कर देंगे। तो वो नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम निकालना पड़ेगा, 8 12 20 28 और 35 का। सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 2 6 2 10 2 14 और 35 ऐसे रहेगा जो डिवाइड नहीं होगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 2 3 2 5 2 7 फिर 35, 2 1 3 5 7 35 ऐसे रहेगा। अब 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 1 5 ऐसे रहेगा, 7 ऐसे रहेगा और 35 ऐसे रहेगा। उसके बाद 3 से तो नहीं, 5 से करेंगे, 5 1 7 ऐसे ही रहेगा, 5 7 37, फिर 7 से करेंगे तो सब 1 1। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इन सब का एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब कि ये यहाँ से ऐसा नंबर आएगा जो इन सभी से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 5 120 127 840। ठीक है, ऐसा नंबर है जो इन पांचों नंबर से पूरा पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि जिसमें 5 शेषफल बचता हो, तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे। ठीक है, 845। अभी ऐसा नंबर है कि इन पांचों नंबर से डिवाइड किसी से भी करें तो हर बार रिमाइंडर जो 5 ही बचेगा। ठीक है, हमें बताना है इसके अंकों का योग। अंकों का योग मतलब 8 + 4 + 5, 8 4 12 12 और 5 17। ठीक है, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 17। 17 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संख्याओं 50 61 92 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ठीक है, ये 4 नंबर दिए गए, इनमें से कौन सी संख्या घटाएं कि जो समान अनुपात में आ जाएं इसी ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका कोई तरीका नहीं है, इसका तरीका यही है कि इसमें हम इसको माइनस करके देखेंगे, मतलब कि ऑप्शन को चेक करके। सबसे पहले 17 को लेते हैं, तो 50 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 40 17 33 रेशो
और फिर इसमें से 61 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 घटाएंगे 51, 51 में से 7 और घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 6 44, ठीक है। उसके बाद 92 से 17 घटाएंगे, 92 से 17 घटाएंगे तो 5, यहाँ बचे 7, 7 में से 1 6, 65, 12 में से 5 7, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 1 7, 75, ठीक है। 75 और 117 में से 17 घटाएंगे तो 100, ठीक है। अब इनका रेशो देखते हैं कितना आएगा, 11 3 जा 11 4 जा तो 3:4, 25 3 जा और 25 4 जा तो 3:4, ठीक है। तो 17 माइनस करने से ही इनका जो अनुपात आ रहा है वो बराबर आ रहा है, तो ठीक है इसका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। हमें बाकी चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये नहीं होता तो फिर हमें सब बाकी ऑप्शन भी चेक करने होते। नेक्स्ट, 1710 की एक राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है, तो ए और सी में कितना अंतर होगा, ठीक है। तो क्या कहें, ए का 4 गुना, तो ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो हमें ए और सी में अंतर बताना है, तो क्या करेंगे, जहाँ 4 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 36, तो हम इसमें क्या करेंगे 36 से डिवाइड कर देंगे, तो 36 से डिवाइड कर दो तीनों में, 36 तो 4 9 जा, बस हमें क्या करना है कि ऊपर से जो नंबर है इनको हटाना है, 6 6 जा 9 4 जा, तो ये कितना आएगा A/9, B/6 और C/4, ठीक है। तो A B और C का रेशो कितना आ गया 9:6:4, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ये है 1710 के बराबर। तो 6 4 10, 10 और 9 19, 19 एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 19 रेशो की वैल्यू 1710 रुपये, ठीक है। 19 से 9 टाइम्स होगा और एक जीरो हुई, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 90। तो हमसे क्या पूछा है, ए और सी में अंतर, ए और सी में कितना अंतर है 5 रेशो का, तो एक रेशो की वैल्यू 90, तो 5 की कितनी हो जाएगी 90 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 9 पंजे 45 और एक जीरो, तो 450 रुपये, 450 रुपये का अंतर है ए और सी में, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या 7:9 का अनुपात है, ठीक है। ए और बी में जो रखे हैं उनमें कितना अनुपात है 7 और 9 का। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है, तो ए और बी में कुल कितने फल हैं ये बताना है हमें। तो अनुपात कितना दिया हो 7 और 9, तो कितना मान लिया 7x और 9x। अगर टोकरी ए में से 6 फल निकाल कर, ठीक है, इसमें से 6 फल निकाल दिए तो उसमें 6 फल कम हो गए, और बी में डाल दिए तो बी में 6 फल ज़्यादा हो गए, तो अब इनका नया अनुपात कितना हो गया 1:3, ठीक है, 1:3। तो अब हमें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है बस। 7 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस 6 3 जा 18, 1 की करेंगे तो 9x प्लस 6, 9 को इधर ले आएंगे 21x माइनस 9x इज इक्वल टू 18, इधर चला जाएगा तो प्लस में जाएगा प्लस के 6, 21 में से 9 गए तो कितने बचे 12, 12 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 और 6 24, तो x की वैल्यू 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। तो a और b, ठीक है, a और b में 9 और 7 16x, ठीक है, 16x टोटल थे, तो x की वैल्यू 2, तो टोटल a और b में कुल कितने फल हो गए 32, 32 मतलब 32, और ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका 32। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC और ADB का उभयनिष्ठ आधार AB है, ठीक है, आधार AB है उभयनिष्ठ, और दोनों त्रिभुज AB के एक ही ओर स्थित हैं, ठीक है, आधार एक बना लिया AB, ठीक है, दोनों एक ही ओर हैं, और किस तरीके से वो आगे देखते हैं। ये DA परपेंडिकुलर है AB के, यहाँ कोई पॉइंट है उसको ले लीजिए परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है, DA, और CB परपेंडिकुलर है AB के, तो यहाँ परपेंडिकुलर ले लिया CB के AB पर, ठीक है। AC और BD बराबर हैं, AC और BD बराबर हैं, ठीक है, मतलब कि ये इसके बराबर है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, तो हमें बताना है कि कॉन्ग्रुएंस कौन सा कॉन्ग्रुएंस होगा, तो कॉन्ग्रुएंस कौन सा होगा ये बताना है। तो अगर इसको देखें तो पहले कॉन्ग्रुएंस कौन सी प्रॉपर्टीज होगा ये देखते हैं पहले, ठीक है। दोनों में एक राइट एंगल है, अगर ट्राइंगल ABC की बात करें और ट्राइंगल ABC की बात करेंगे
ABC और यहाँ करेंगे ABC BAD की, ट्राइंगल BAD की, ठीक है, क्योंकि यहाँ B पर राइट एंगल है, यहाँ A पर राइट एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल A और एंगल B बराबर हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। AC और BD दोनों बराबर हैं, वो गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। और AB दोनों में कॉमन है तो वो भी बराबर है, ठीक है। तो एक राइट एंगल हाइपोटेनियस दोनों के और उसके अदर एक साइड, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गए, RHS से कॉन्ग्रुएंस हो गए, ठीक है। और वो ट्राइंगल कौन से कॉन्ग्रुएंस होंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल BAD के, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में क्या जानना चाहा था क्वेश्चन एग्जाम मतलब क्वेश्चन में, कि बस उसका जो सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल BAD के, ठीक है। बाकी सब में अरेंजमेंट थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ADB लिखा हुआ है, ADB, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें अगर ABC ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ABC में B पर राइट एंगल है, ठीक है, B पर राइट एंगल है, और उसके बाद BAD, ठीक है। तो बस ये सीक्वेंस को ध्यान रखना है। BAD में एंगल A 90 डिग्री पर है, तो A 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो इस तरीके से बस हमें इसका ऑर्डर ध्यान रखना है, सीक्वेंस मतलब, तो इसलिए इसका ऑप्शन B सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है। इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाएगा, तो वो बनाएगा जिसकी भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हिंदी में लिखे थे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार और लंब जो है छोटी भुजाएं होंगी और हाइपोटेनियस मतलब कि कर्ण वो ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, ये ध्यान रखना है। तो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके उसका सम कर देंगे। अगर वो बड़ी भुजा के मतलब कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है, कि राइट एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चार ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे उसके लिए। तो छोटे नंबर क्या है, 20 और 22, तो 20 का स्क्वायर 400 और 22 का 484, तो ये कितना हो जाएगा 884, लेकिन 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576, ठीक है। स्क्वायर कुछ स्क्वायर याद भी होने चाहिए, कम से कम 30 या 50 तक। तो ये तो बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बड़ा आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन बी चेक करते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 32 का होता है 1024, तो ये कितना हो जाएगा 9420, 1249। लेकिन जो 37 का स्क्वायर होता है वो होता है 1369, ठीक है। तो ये बड़ा है, मतलब हमें तो बराबर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 11 का स्क्वायर 121 और 60 का स्क्वायर 3600, तो कितना हो जाएगा 1 2 6 और 1 9 और 3, तो 3931। और 61 का कितना होगा, 61 के मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16636, 1 6 6 12 2 हाथ से ले 3 सॉरी यहाँ 6 और 1 7 आएगा, 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3, ठीक है। तो ये बराबर आते हैं दोनों 3721, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा, ठीक है। चतुर्भुज कैसा है ये नहीं पता हमें, लेकिन हमें इतना पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। तो ये 3:5:7:9 में दिए हुए हैं। तो 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24, तो 24 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360 डिग्री, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 से 90 टाइम्स और 6 से कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स, तो 15 डिग्री। इधर एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 15 डिग्री, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो सबसे छोटा 3 है और सबसे बड़ा 9 है, तो इन दोनों का रेशो कितना है 6 रेशो, तो 6 1 की 15 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी 15 6 90 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 90 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ
सेंटीमीटर में पूर्णांकों में है, ठीक है, पॉइंट में नहीं है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से इंटीजर्स में। तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं, ठीक है, कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं इस तरीके से, तो वो बताना है, ठीक है। परिमाप का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल द साइड, ठीक है, तो तीनों का सम मिलाकर, तीनों साइड का सम मिलाकर 12 होना चाहिए। तो ऐसे हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज बनाते हैं, कितने बना सकते हैं, साइड्स लिख लेते हैं, उसको बनाने की जरूरत नहीं। तो एक तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, पहला कि तीनों साइड 4 4 4 हो जाए, ठीक है। दूसरा 5 5 और 2 हो जाए, 5 5 10 और 2 12, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि 5 3 8 और 4, ठीक है। और इसके अलावा नहीं बन सकते, ठीक है। इसके अलावा क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि ठीक है कि हमें किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बना सकते हैं जिनका सम 12 हो साइड्स का, लेकिन उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि त्रिभुज की किसी भी दो साइड का सम, ठीक है, जैसे सपोज करिए इस साइड का और इस साइड का सम, ठीक है, किसी भी दो भुजाओं का सम जो है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर इसमें देखें तो 4 और 4 8, तो तीसरी भुजा 4 से बड़ा रहेगा हमेशा। अगर इसमें करें तो 5 और 5 10 2 से बड़ा रहेगा, या 5 + 2 7, तो 7 भी 5 से बड़ा रहेगा। इसमें करें 5 + 3 8, तो 4 से बड़ा रहेगा। 3 + 4 5 से बड़ा रहेगा, और 5 + 9 3 से बड़ा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर 6 और 3 और 2 करते हैं, ठीक है, 6 3 और 3, तो 3 और 3 6, ठीक है, लेकिन वो इसके बराबर है, लेकिन हमें बराबर नहीं चाहिए, हमें हमेशा चाहिए बड़ा नंबर, ठीक है, कि वो ऑलवेज़ बड़ा हो, ठीक है, ना बराबर हो ना छोटा हो, हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो बस हमें एक कंडीशन का ध्यान रखना है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की बनाने के लिए। तो इसमें तरीके कितने त्रिभुज संभव हैं, 3 से त्रिभुज संभव है, तो इसका ऑप्शन 3 ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा CTET 8 दिसंबर 2019 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे CTET 7 जुलाई 2019 का पेपर। एंड थैंक यू।